नमस्ते सभी को। मेरा नाम राहुल कुमार गोस्वामी है और मेरे यूट्यूब चैनल में एस्ट्रोलॉजी में सबका स्वागत है। आज हम लोग साइंस बुक जो क्लास 10th का है उसका दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार और लवण को करने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग का ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं और पहला पार्ट में हम लोग का सूचक के बारे में पढ़े थे हम लोग। ये सूचक वैसे पदार्थ होता है जिससे हम लोग अम्ल क्षार या लवण का पहचान कर पाते हैं। किसका अम्ल क्षार या लवण का, खासकर अम्ल और क्षार का करते हैं हम लोग सूचक के द्वारा। ठीक है। सूचक में सबसे फेमस लिटमस है। क्या है? सूचक में सबसे फेमस लिटमस है, जो कि एक तरह का प्लांट से पाया जाता है। लीचैन नाम का प्लांट होता है। और कृत्रिम में सबसे ज़्यादा फेमस है मैथिल ऑरेंज। ठीक है। तो ये सब क्या होता है कि आप उसमें डाल दोगे तो कलर चेंज होता है, उसके आधार पे हम लोग पहचानते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ पे रासायनिक गुण। भौतिक गुण में क्या होता है कि हम लोग देख के पहचान लेते हैं या फिर टेस्ट करके पहचानते हैं कि अम्ल है कि क्षार क्या है। लेकिन रासायनिक गुण में हम लोग को अभिक्रिया करना पड़ता है अम्ल या क्षार का पता करने के लिए। अम्ल या क्षार जो होता है वो किसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, इसे रासायनिक गुण में आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, क्षार का धातु के साथ। धातु हम लोग को पता है तत्व दो प्रकार का होता है, इसमें धातु अधातु होता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। ठीक है। ये सब या मैग्नीज, आयरन, ये सब क्या आ जाता है, धातु आ जाता है। हम लोग धातु के बारे में पढ़े हैं कि जो धातु जो होता है उसको बजाने से आवाज़ आता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है। ये सब धातु का पहचान है। चमकता है धातु आदि। सबसे पहले देख लेते हैं जो अम्ल है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। आपको याद रखना यही वाला कि जो अम्ल है धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। उदाहरण के लिए देख लो, HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, और जिंक एक क्या हो गया, जिंक एक मेटल है, धातु है। तो जब HCl हाइड्रोक्लोरिक हम जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो Zn यहाँ पे Cl के साथ चल जाएगा, ZnCl, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगा। ठीक है। तो ये हमेशा याद रखो कि कभी भी अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप पूछोगे ZnCl2 क्यों हुआ। Zn जिंक का वैलेंसी 2 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, कोना-कोनी गुना हुआ तो ZnCl2 बन गया। ठीक है। और हमने पढ़ के रखा है कि हाइड्रोजन कभी H के रूप में नहीं जाएगा, ये H2 के रूप में जाता है, मोलिकुल्स अणु के रूप में। अब क्षार के साथ धातु क्या करता है, तो क्षार और धातु जब आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, यहाँ पर भी लवण और हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया करे या फिर क्षार और धातु आपस में अभिक्रिया करे, हमेशा क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। याद रखना है। उदाहरण के लिए देख लो, NaOH एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। और उसी तरह ये जिंक धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, यहाँ से आपको क्या करना है, NaO तक लेके यहाँ पे आ जाना है। Na2 ZnO2 बनाएगा और फिर यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है। और ये जो बना है हम लोग का लवण है, Na2 ZnO2, सोडियम जिंकेट। और यहाँ पर भी ZnCl2 जो बन रही है, लवण बन रही है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, जब भी धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करे, चाहे लवण क्षार अभिक्रिया करे, क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। आप ये वाला भी लिख सकते हो, साथ में एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं पॉप टेस्ट। मतलब जब भी हाइड्रोजन गैस निकलता है तो उसमें एक आवाज़ आता है, उसको बोलते हैं पॉप आवाज़, पॉप की आवाज़। ठीक है। तो जब भी अम्ल और धातु या क्षार और धातु आपस में विक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस जब निकलता है तो पॉप का आवाज़ आएगा। उसी टेस्ट को हम लोग बोलते हैं पॉप टेस्ट। देखो, हाइड्रोजन गैस से निहित प्रणाली के पास जब जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि निकलती है। यह टेस्ट हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। मतलब अम्ल और धातु या क्षार और धातु आपस में अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जब हाइड्रोजन गैस बनाएगा तो परख नली से कैसा आवाज़ आएगा, पॉप की आवाज़ आएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। तो अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, और धातु बाइकार्बोनेट, धातु कार्बोनेट मतलब क्या हो गया, जैसे Na2CO3, और बाइकार्बोनेट में NaHCO3, इस टाइप का। Na2CO3 का मतलब हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम धातु है, कार्बोनेट हो गया, और H आगे बीच में घुस गया तो बाइकार्बोनेट। देख लेते हैं जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो यह 3 चीज़ बनता है, लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है और जल बनता है। ठीक है। और क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होता है दोनों का।
याद रखना है। तो धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है, लेकिन क्षार अभिक्रिया नहीं करता है। धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल और धातु कार्बोनेट क्या बनाता है? लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ बनता है, क्या क्या? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कब बनता है ये तीनों? जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। धातु कार्बोनेट के साथ क्षार कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। उदाहरण के लिए देख लो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये हो गया NO2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा नहीं, वॉशिंग सोडा का, धावन सोडा का, धोने वाला सोडा का सूत्र होता है। तो जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल 3 चीज़ बनता है। इसमें से उदाहरण दिया है, अम्ल की जगह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, धातु कार्बोनेट की जगह Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट लिया है। ये क्या बनाएगा? यहाँ से NaCl जो खाने वाला नमक होता है वो बनाएगा। फिर क्या बनाएगा? CO2। यहाँ पे बगल में A क्यों लिखा है? मतलब एक्वा सोल्यूशन, पानी का घोर। CO2 गैस बनेगा और H2O क्या बनेगा? L मतलब लिक्विड, पानी जो पीते हैं। हमेशा याद रखना है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके 3 चीज़ बनाएगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। वैसे ही बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके भी ये 3 चीज़ बनेगा, ठीक है, सेम चीज़। तो धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया करके अम्ल 3 चीज़ बनेगा, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल, सेम चीज़ जैसे ऊपर में बनता था। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे चाहे धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके यही 3 चीज़ बनेगा। क्या 3 चीज़ बनेगा? एक लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। उदाहरण भी देख लो, ऊपर में धातु कार्बोनेट के साथ उदाहरण था, यहाँ पे धातु बाइकार्बोनेट के साथ है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaSO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो कि ये किसका फॉर्मूला होता है? ये बेकिंग सोडा, खाने वाला का होता है। तो क्या बनाएगा? उसी टाइप से NaCl बनाएगा, CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। याद रखना है, जब भी अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे तो क्या बनेगा? 3 चीज़ बनेगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और क्षार के साथ धातु कार्बोनेट ये बाइकार्बोनेट नहीं अभिक्रिया करता है। चूने का पानी का टेस्ट क्या है देख लेते हैं हम लोग। तो बोल रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हम लोग का, अगर चूने के साथ प्रवाहित कर दिया जाए तो पानी दूधिया हो जाता है। तो धातु कार्बोनेट जो कार्बन डाइऑक्साइड बना CO2 किसके साथ अभिक्रिया करा दे? चूना का पानी। तो चूना का पानी का फॉर्मूला होता है COH2, ठीक है, चूना का पानी। तो चूना का पानी के साथ अगर कौन गैस CO2 का अभिक्रिया कराए, COH2 मतलब चूना पानी, जलीय विलयन ये क्यों मतलब CO2 मतलब गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? CO3 और H2O, ठीक है। तो ये चूना का पानी जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैसे रंग बनाएगा? दूधिया बनाएगा, ठीक है, दूध के कलर का। हम लोग को पता भी है चूना का पानी दूध के कलर का होता है। और ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, मतलब सॉलिड के रूप में जमा हो जाएगा, सफ़ेद अवक्षेप, सादा रंग का, ठीक है। और अधिक मात्रा में CO2 प्रभावित करोगे तो ये बन जाएगा। तो हम लोग को यहीं तक देखना है ये वाला, कि जब कभी भी चूना का पानी मतलब COH2 किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करे तो क्या बनेगा? सफ़ेद अवक्षेप CaCO3, ठीक है, और H2O वाटर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, PBI इंपॉर्टेंट है ये सब। तो पहले ही हम लोग पढ़े थे, इस जगह पे देखो आप कि लवण का निर्माण कैसे होता है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने पढ़ा था कि अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं, कौन कौन? अम्ल और क्षार जब आपस में मिला देंगे तो ये बन जाएगा लवण, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि अम्ल और क्षार को जब आपस में हम लोग मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? लवण बन जाएगा। इधर गया, हाँ, ठीक है। अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया, आपस में अभिक्रिया। तो आपको एकदम दिमाग में घुसा के रखना है कि अम्ल और क्षार को जब भी आपस में मिलाएंगे क्या बनेगा? लवण बनेगा और जल बनेगा। अगर पूछेगा क्वेश्चन लवण किसे कहते हैं तो बोलेंगे अम्ल और क्षार को आपस में मिला देने पे लवण बन जाएगा, ठीक है। और दूसरे तरीके से पूछे कि अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया क्या होती है, हम लोग बोलेंगे उस अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो परिणाम स्वरूप क्या बनता है? लवण और जल बनता है। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इतना लिखने का जरूरत नहीं है। जब अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है हम लोग का? लवण बनता है और जल बनता है। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाला लिखना है आपको,
अम्ल प्लस क्षार, ये क्या बनाएगा, लवण और जल। ठीक है, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया का नाम देंगे। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसी को हम लोग उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के देख लिए, NaOH एक क्षार हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl एक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपस में क्या बनेगा, यहाँ से Na, ठीक है, यहाँ से Na और यहाँ से Cl को चल जाएगा तो NaCl बनाएगा, बाकी OH और H मिलकर H2O बनाएगा। ठीक है, AQ मतलब पानी का सॉल्यूशन है, NaOH, HCl जो अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो भी पानी वाला है, घोर है, NaCl AQ मतलब ठोस रूप में मिलेगा, सॉरी AQ ये भी हो गया पानी वाला जल जो नमक मिलेगा, लवण, और H2O ये भी लिक्विड के फॉर्म में। तो आप हिस्सा याद रखना है आपको कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। उदासीन का मतलब लवण, ठीक है, उदासीन करती है। बात आ गया समझ में। यहाँ पे 3-4 टाइप का दिया है कि अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मतलब ताकतवर अम्ल और कमजोर क्षार मिलेगा तो कैसा लवण बनेगा। कि प्रबल अम्ल है, ताकतवर अम्ल है, तो लवण जो भी बनेगा वो अम्ल टाइप का लवण बनेगा प्लस जल। उस तरह से दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार मिलेगा, यहाँ चूँकि क्षार ताकतवर है तो क्षार टाइप का लवण बनेगा, ये सब याद रखना। लेकिन हमेशा लवण और जल बनेगा जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, जैसे Cu है एक कॉपर धातु, वो लगा दिया तो कॉपर ऑक्साइड हो गया धात्विक ऑक्साइड, या ZnO, ठीक है, या MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब क्षारीय प्रकृति की होती है। कैसे प्रक्रिया की होती है, क्षार टाइप का होता है। जितना भी धातु ऑक्साइड होता है कैसे होगा, वो क्षार की अम्ल क्षार होगा। ठीक है, जितने भी धातु ऑक्साइड है, धातु वाले ऑक्साइड क्षार होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, अम्ल नहीं क्षार। तो चूंकि धातु ऑक्साइड क्षार होता है तो अभी तो हमने पढ़ा कि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाएगा, लवण और जल। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि धातु का ऑक्साइड क्षार जैसा होता है। तो अभी हमने ऊपर में पढ़ा कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो यहाँ पर भी वही होगा कि धात्विक ऑक्साइड के जब अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल। सेम बात है भाई। तो धात्विक ऑक्साइड एक एग्जाम्पल ले लिए, Cu कॉपर ऑक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपस में क्या बनेगा, यहाँ से Cu यहाँ से Cl आएगा तो CuCl2 और फिर H2। हम लोग तो पहले पढ़े हैं कि क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो CuCl2 हो गया लवण, H2 हो गया जल। ठीक है, कॉपर क्लोराइड बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे मैंने जो बताया उसको सेंटेंस में लिखा हुआ है कि धात्विक ऑक्साइड कैसे होता है, क्षारीय होता है, और अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अधात्विक ऑक्साइड। जैसे धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होता है, वैसे अधात्विक ऑक्साइड अम्ल प्रकृति क्या होता है, अम्ल जैसा होता है। ठीक है, तो अधात्विक ऑक्साइड के साथ कौन अभिक्रिया करेगा इस बार, क्षार। तो अधात्विक ऑक्साइड अम्ल जैसा होता है और क्षार अभिक्रिया करेगा, क्षार और अम्ल फिर मिलकर क्या बनेगा, लवण और जल। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड मतलब हो गया, अधात्विक में क्या आ गया, जैसे कार्बन, कार्बन हो गया अधातु, और ऑक्साइड मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब अधातु का ऑक्साइड हो गया। और अधातु का ऑक्साइड अम्ल जैसा बिहेव करता है, और जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा वैसे ही अधात्विक ऑक्साइड और क्षार अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा फिर से। तो अधात्विक ऑक्साइड में सबसे फेमस है कार्बन डाइऑक्साइड लो या कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लिए हम लोग, ये COH2 एक क्षार होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके COCO3 लवण बनाया, H2O जल बनाया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है हम लोग का कि जल विलयन में अम्ल और क्षार क्या देता है। तो हमने पहले ही परिभाषा में पढ़ा था कि जब जल में घोलेंगे अम्ल को तो H+ आयन देगा। क्या देगा, H+ आयन, जिसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं हम लोग, और कहीं कहीं पे H3O+ आयन हाइड्रोनियम आयन भी देता है। ये आर्हेनियस का परिभाषा है कि जब भी अम्ल को जल में घोलेंगे H+ आयन देगा और H3O+ आयन भी देगा। ठीक है, तो जनरली ये वाला याद रखो कि जल विलयन में घोल के H+ आयन देगा, और ये भी याद रखना कि H3O+ आयन हाइड्रोनियम आयन भी देगा। कैसे, देखो तो जैसे एक अम्ल लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसको पानी में घोल दिए जल में, क्या यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा हम लोग का, बताओ, हम लोग बोल सकते हैं H+ आयन निकल जाएगा यहाँ से। क्या निकल जाएगा यहाँ से, H+ आयन। ठीक है, दूसरे शब्द में बोलेंगे तो यहाँ से क्या निकल सकता है, H3O+ आयन भी निकल सकता है। तो जलीय विलयन में H+ आयन देगा या फिर H3O+ आयन देगा, कौन देगा, अम्ल देगा। बता गया समझ में। वैसे ही क्षार का बात करें, क्षार, तो क्षार कौन
कौन आयन देगा, जल में घुल के, जल विलयन में घुल के OH माइनस आयन। पहले ही जब पढ़ा रहे थे अम्ल बेस का क्षार का पहला टॉपिक उसी में बताए थे। ये कौन देगा, क्षार देगा जल में घुल के OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, और ये सब कौन देगा, अम्ल देगा जल में घुल के। ठीक है, यहाँ पे एक दो पॉइंट लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ लेते हैं कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। मतलब जितना भी क्षारक और क्षार बताए थे ना, बेस होता है क्षारक, वही क्षारक जब जल में घुल जाएगा तब उसको हम लोग क्षार बोलते हैं। ठीक है, तो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, जो जल में घुलनशील होते हैं उसको क्षार बोलते हैं। तो क्षारक हो गया जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में घुल के OH माइनस आयन देते हैं उसको क्षारक बोलेंगे। और जो ऐसा क्षारक जो जल में घुल गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सभी क्षार क्षारक नहीं होते, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है, क्षारक और क्षार लगभग एक ही चीज है। क्षारक सूखा होता है और क्षार पानी वाला बोलेंगे। क्षारक और क्षार का उदाहरण देने बोलेगा तो एक ही उदाहरण देंगे, NaOH ये सब। ठीक है, तो क्षारक का क्या परिभाषा ऊपर में पढ़ लेते हैं। क्षार बोलेगा तो वैसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उसको क्षार बोलेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जलीय अम्ल के साथ क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। तो हम लोग को ये बात समझना चाहिए कि जब प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग तनु या सांद्र बनाने के लिए पानी मिलाते हैं और एसिड को मिलाते हैं। तो हम लोग पानी में एसिड मिलाते हैं कि एसिड में पानी मिलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पानी में मिलाना चाहिए। ठीक है, हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, हम लोग ऊपर से क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे पानी में, न कि एसिड में ऊपर से पानी डालेंगे। और लगातार हिलाते भी रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है, मतलब ऊष्मा निकलती है, ये याद रखना है। ठीक है, जल में पानी डाल, अम्ल में जल डालेंगे कि जल में अम्ल डालेंगे, ये गलत बात है, ये सही बात है। जल में ऊपर से अम्ल डालेंगे हम लोग। ठीक है, अम्ल रखा हुआ है ऊपर से जल नहीं डालेंगे, जल रखा हुआ है ऊपर से अम्ल डालेंगे, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग ये सब सावधानी है प्रैक्टिकल का कि ऐसे करने पे ऊष्मा निकलता है, टूट सकता है कांच गर्मी से, तो हमेशा जल में ऊपर से एसिड डालने का है। ठीक है, ये सब हम लोग देख लिए कि क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल धात्विक ऑक्साइड मतलब क्षार हो गया, धात्विक ऑक्साइड क्षार प्रकृति का होता है, इसके साथ भी अभिक्रिया करके लवण जल बनाएगा। ऊपर में पढ़ लिया, यहाँ पे उसका डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद नीचे ये भी देख लें कि सभी अम्ल पानी के जल में H+ आयन देता है और सभी क्षार OH- आयन देता है। ठीक है, नेक्स्ट जितना